Let's wait for a while so everybody can join in. I hope they will. Okay. So now we will go to the descriptive part of translation studies map of the homes. Sahi? This part here. The product oriented, process oriented, and the function oriented. Sajda, please mute your mic. Or everybody, please try to switch off your videos whenever you are joining. Your videos cameras are on. फिर इसको डायरेक्ट आप लोग जाके सेटिंग्स में बंद कर दें. ऑलवेज इन योर जूम सेटिंग देयर इज अ ऑप्शन यू कैन परमानेंटली टर्न इट ऑफ. ठीक. Product oriented. We were here. Descriptive branch of pure research in HOMESMAP is known as descriptive translation studies. It may examine one is the product, the function and the process, ठीक है, of translation. सही है जी. What happen is this branch, descriptive branch जो है इसकी, वो the product, the function and the process of translation को examine करती है. What is product in translation? किसी को कुछ आइडिया है? प्रोडक्ट क्या कहलाता है ट्रांसलेशन में? The language which is to be translated. दोबारा बोलिएगा. जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो लैंग्वेज. हाँ, कोई और बताएगा? मैम जो वर्क ट्रांसलेट करना हो वो प्रोडक्ट कहलाएगा. जो ट्रांसलेट हो जाता है वर्क वो प्रोडक्ट होता है. ठीक है. Product-oriented descriptive translation studies examines existing translation. It tells the general history of translation, description and analysis of an original text and a translated text. These studies can be looking at a specific period, language, or text discourse type. Examples would be translation in a 21st century, excuse me,
Examples would be translation in the 21st century in English Chinese language pair or a scientific reports. Larger scale studies can either be diachronic following development over time or synchronic at a single point or a period in time. ठीक है. Product oriented में what happen is that we basically examines existing translation. जो translation already हुए हुए हैं हम उनको examine करते हैं. ठीक है जी, हम उनको देखते हैं, हम उनको एनालाइज करते हैं और हम उस पर सारी बातचीत करते हैं. हम ये देखते हैं ये किस तरह की एनालिसिस इसमें हुई हुई है इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट में. ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें कौन सा स्पेसिफिक पीरियड में ये टेक्स्ट लिखा गया है, लैंग्वेज है इसकी, किस किस्म की लैंग्वेज है, किस किस्म की डिस्कोर्स इसमें यूज़ हुआ है. ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि चाइनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ पुरानी काम हुए हुए हैं या फिर कोई साइंटिफिक रिपोर्ट है या कोई साइंटिफिक रिसर्च पेपर है, वो किस ज़माने का लिखा हुआ है, उसको किस तरह से काम किया हुआ है, इस चीज़ की जो हम एनालिसिस करते हैं वो हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड में करते हैं. ठीक है, मैम उसमें होली बुक के एग्जांपल भी ले सकते हैं ना, उसका भी हमने पीरियड और फिर इंटरप्रिटेशन भी की, उसकी ट्रांसलेशन की. वो तीनों में आ जाता है वैसे. मैम होली बुक हाँ, उस फंक्शन में भी आ जाएगा उसको और फिर ये भी. तो ये क्या अगर उसमें पीरियड के हिसाब से बिल्कुल आप ले सकते हैं, इसमें कोई गलत वो नहीं है. ओके. ठीक है, तो अब व्हाट हैपन इसमें आप ये भी चीज़ चेक करेंगे. जी बोलिए. अब इस प्रोडक्ट में ये चीज़ भी चेक करेंगे कि आया ये एक ही वक्त पे लिख के ख़त्म कर दी गई थी या ये वक्त के साथ साथ लिखी गई या इतने अरसे में लिखी गई, जो भी चीज़ थी. अब जैसे अगर कोई साइंटिफिक फिनोमेना चल रहा था and it was occurring over the time, ठीक है, it needed some time to develop and occur, so that will happen over a period of time, so it will be a diachronic phenomena. ठीक है, जो भी चीज़ ओवर द टाइम होती है वो डायक्रॉनिक कहलाती है, और जो एक ही वक्त पे हो जाए तो सिंक्रोनिक होती है, सिंगल पॉइंट होती है. ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो कि अब आप जब इस प्रोडक्ट ओरिएंटेड में ट्रांसलेशन को देखेंगे तो ऑलरेडी ये ट्रांसलेशन आपके पास एग्जिस्टिंग फॉर्म में है, तो आप ये देखेंगे कि वो उस किस टाइम पे लिखी गई, तो उसका हिस्ट्री आ जाएगी, उसमें लैंग्वेज उसका कौन सा इस्तेमाल किया गया तो उसकी लैंग्वेज आ जाएगी. ठीक है, फिर स्पेसिफिक पीरियड में यहाँ क्या आ जाएगा, कुछ आइडिया है स्पेसिफिक पीरियड का यहाँ पे वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं वो. वही डाइक्रॉनिक एंड साइक्रोनिक जो मैंने आपको वर्ड इस्तेमाल किया है वो इस वक्त आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि भाई क्या मतलब उसने सिर्फ ना एक साल के अंदर अंदर लिख दिया था या एक दिन में लिख दिया था या इसको 10 साल लगे इस चीज़ को लिखने में. ठीक है, मैम मतलब इंटरप्रिटेशन को, जो ट्रांसलेशन थी उसके ऊपर जो एनालाइज था उसको लिखने का टाइम ना. ट्रांसलेशन को जो हम एग्जामिन कर रहे हैं उसको प्रोडक्ट यस, एनालिसिस का. जी जी, हम उसमें ये सारा काम जो है वो क्या हो रहा है. तो उसी का पीरियड एग्जामिन कर रहे हैं ना ये. जी जी, ओके. जो हुई हुई है ट्रांसलेशन. अब कुछ चीज़ों को ट्रांसलेशन करने में टाइम भी लगेगा, पीरियड भी लगेगा इसमें. यस मैम. अगर हम साइक्रोनिक डायक्रॉनिक में जा रहे हैं तो फिर हम हॉली बुक्स में भी आ जाते हैं. जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था बाइबल के बारे में कि किस तरह से दो बंदे जो थे जो बहुत अच्छा ट्रांसलेशन में काम किया था उन्होंने बाइबल का.
Yes, ma'am. In last class you were discussing. Yes. ठीक है. But then there is a very then we have okay we can have an example for it. ठीक है. Uh, for example, there are can you guys hear me? Yes, ma'am. Okay. There are some writers who write पोइट्री. ठीक है. और वो खुद ही उसको ट्रांसलेट भी करते हैं. ठीक है. देयर इज अ नॉवलिस्ट इन पाकिस्तान, हाशिम नदीम साहब हैं. ही wrote a novel in Urdu and then he translated it in English. ठीक है. ये हो गया उनका काम. तो अब क्या होगा कि आपने अब वो अगर इंटरनेशनली एक्लेम्ड हो जाता और बहुत सारे लोग उसको पढ़ते और बहुत सारी और उसकी ट्रांसलेशन होती, तो हम क्या करते, हम वो नावल उठाते और हम उसकी ट्रांसलेशंस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते और जो सबसे ज़्यादा उसकी क्लोजेस्ट तरीन ट्रांसलेशन होती तो हम उसको देख के उसको सोचते कि क्या हो रहा है. ठीक है. मतलब देखते कि इधर के किसी ने जो उसको ट्रांसलेट किया है जो कि ओरिजिनल ऑथर नहीं था वो ज़्यादा अच्छा ट्रांसलेट करने में कामयाब हो गया या ओरिजिनल ऑथर ने कर लिया. हम ये चीज़ भी इसमें नोट करते हैं. तो व्हाट हैपन इज कि वी टेक द ट्रांसलेशंस व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट एंड वी जस्ट गो थ्रू इट कि कौन सी अच्छी अच्छी ट्रांसलेशन इसकी आई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक पीरियड. बाज़ औक़ात ये होता है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन हैरी पॉटर का बहुत नाम था. ठीक है. तो क्या हो रहा था, एवरीबडी वाज व्हाट डूइंग व्हाट, क्या कर रहे थे हैरी पॉटर के साथ. तो ट्रांसलेट कर रहे थे डिफरेंट लैंग्वेजेस में. ठीक है. तो वो भी इसमें स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का एक वो हिस्सा भी आ जाता है. सही. एनी क्वेश्चन? Now we will go to the function oriented descriptive translations. सही है जी. Holmes means the description of a function of a translation in a recipient socio-culture situation. It is a study of context rather text. Issues that may be researched include which texts were translated when and where, and the influences that were exerted. For example, the study of a translation and reception of a Shakespeare into European language, or the subtitling of the contemporary cartoon films into Arabic. Holmes terms this area socio-translation studies. सही. Function oriented translations में मैम इसमें ये भी तो हो सकता है कि नीड के लिहाज से जो ट्रांसलेशंस हुई, मतलब पहले के दौर में नीड्स होती थी तो काफी इंग्लिश वर्ड की ट्रांसलेशन होती थी. जैसे सर सैयद अहमद खान ने भी मैम इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में ये काम किया था. उन्होंने उनके कोर्स को लेके जब मुसलमानों को पढ़ाना स्टार्ट किया था. जी बिल्कुल वो हो सकती हैं, लेकिन बात वही जब हिस्ट्री आ जाएगी तो वो हिस्ट्री में वो स्पेसिफिक पीरियड और एरिया आ जाएगा तो वो उसमें यस आ मैम, जाएगा. वो नेक्स्ट टाइम जाएंगे पीछे वाली में. यस. लास्ट. आप लास्ट वाली की बात करें. ठीक. सही. So in function oriented what happen is
कि फंक्शन ओरिएंटेड ट्रांसलेशंस means that it emphasizes on the context rather text. ठीक है, ये context पे ज़्यादा जो है वो करते हैं, मुनहसर होते हैं rather than text पे. ठीक है जी. अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप क्या रिसर्च करेंगे कि ये क्यों ट्रांसलेट किए गए, इनका कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्यों किया गया इनको ट्रांसलेट. ठीक है, तो इस एरियाज जो विच वी आर गोइंग टू research it which are like that कि when and where and what influences, किस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया इसको ट्रांसलेट करने के लिए. ठीक, मैम मीन्स इसमें इन्वॉल्व इस टाइप के अंदर. ये हर चीज़ में ही आएगी, लेकिन एक चीज़ व्हाट हैपन है कि कुछ प्रोडक्ट ओरिएंटेड में ये होगा कि सिर्फ प्रोडक्ट की नीड के लिए किया गया. फिर कुछ आपने टेक्स्ट को, जब आप टेक्स्ट उठाएंगे ट्रांसलेटेड, उसमें आप होम्स आपको ये कह रहा है कि कोई ट्रांसलेशंस जो की जा रही हैं डिस्क्रिप्टिव थ्योरी के अंदर, उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. वन इज प्रोडक्ट होते हैं, वन इज फंक्शन होते हैं, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, प्रोसेस होते हैं. ठीक है, तो वो अब आपको बताएगा कि कुछ चीज़ों का प्रोडक्ट होना ही काफ़ी था, एलिमेंट सही, कुछ का प्रोडक्ट का लेना देना नहीं था, उसके कॉन्टेक्स्ट का लेना देना था. वो इस तरह से वो कह रहा है कि दिस इज हाउ व्हेन यू आर डूइंग द ट्रांसलेशन एंड यू आर स्टडीइंग ट्रांसलेशन स्टडीज, दिस इज हाउ यू गोइंग टू look at the text which are being translated. ठीक है, this what we are studying over here. So everything will have it. Social translation studies में जब हम ये कहेंगे, अगर आपकी बात ली जाती है सर सैयद अहमद ख़ान की बात को, तो वो तो हमारे लिए नीड है ना ट्रांसलेशन को करने की. लेकिन अगर वो इंटरनेशनली नीड नहीं है तो वो उसका कोई लेना देना नहीं होगा. आप ट्रांसलेशन उस वक्त करेंगे जब उसको इंटरनेशनली या बहुत ज़्यादा टारगेटेड टेक्स्ट में जो उसको पढ़ाया जा रहा. ठीक है, बात उस लिहाज से सही है, हमारे अपने लिहाज से तो ठीक है. अगर लेकिन उस वक्त हम उर्दू में ही कर रहे थे, उन्होंने सब कुछ उर्दू में ही लिखा था, हमें उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, बिकॉज इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, द पीपल लिविंग इन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, पाकिस्तानी लोग उर्दू बोलने वाले, उनकी लैंग्वेज का जाके मेरे ख्याल से आयरिश को तो कोई फायदा नहीं हो रहा था अगर वो लड़ना चाह रहे थे तो. Yes, ma'am. It is specific to one nation or any उसको specific one. ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं थी ना. इट वाज, देखें भाई, ट्रांसलेट एक तो इस वजह से करते हैं कि जब आपको एंटरटेनमेंट वैल्यू चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर किसी को आप मोटिवेट कर रहे हैं, सही. अगर आप मोटिवेट करेंगे तो फिर आप मासेस को मोटिवेट करेंगे, तो मासेस को जब मोटिवेट करेंगे तो उनकी टारगेट लैंग्वेज और सोर्स लैंग्वेज या तो सेम होनी चाहिए, ठीक है, या फिर उनको टारगेट लैंग्वेज में ज़्यादा कमांड हो तब करें, या फिर उनको जाहिर सी बात है ज़्यादा कमांड होगी तो समझ आएगी तभी करेंगे ना, अदरवाइज तो यू वोंट डू दैट. So what happen is here कि what is the function of translation. बहुत सारी दफ़ा हम ट्रांसलेशन इसलिए करते हैं इसका टेक्स्ट से लेना देना नहीं होता, उसके कॉन्टेक्स्ट से लेना देना होता है. तो उसमें when and where और which influenced it for the translation. अब जब हम हैमलेट को पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे कि वो किस टाइम के बारे में लिखा हुआ है, किस इवेंट्स उसमें हैं, ठीक है, कौन से कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ठीक है. Yes, लेकिन means overall उसके regarding information. जी, so when we are going to translate any piece of Shakespeare, सही, तो we will think about it कि वो किस टाइम पे लिखा गया, कौन से इवेंट्स उसमें थे,
कौन सा कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, उस टाइम पे इंग्लैंड में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, इस तरह की बातें जो है हमें आनी चाहिए। सिमिलरली जब वो यहाँ पे कहता है कि जब हम अरबियों के पास या अरबिक नेशन में कोई कार्टून को आप ट्रांसलेट करके इसके सब टाइटल चलाएंगे तो भी उसके कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इसलिए आ जाता है कि जब यहाँ पे अगर आप थोड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ हैं, जैसे हमारी सोसाइटी है, अरब्स की सोसाइटी है, तो हमने इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो यहाँ प्रैक्टिस ही नहीं होती। ठीक, तो जो चीज़ प्रैक्टिस नहीं होती तो वो चीज़ आप क्या करेंगे, एज इट इज़ डाल देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। सोचें। बहुत से अगर आप कार्टून्स अगर आप डब देखते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सा वो चेंज कर देते हैं आपके माशरे के हिसाब से, सही। इसी तरह से अगर जैसे हमारा कंजर्वेटिव किस्म का माशरा है तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें होंगी कि कोई सी भी टेक्स्ट जो हम ट्रांसलेट करेंगे उसको हम इस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से करेंगे। ठीक है, दूसरा हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, दूसरा हम उसको व्हेन एंड वेयर के हिसाब से भी देखेंगे, और कुछ अगर उसमें टैबू चीज़ें होंगी तो उनको हटा देंगे। अंडरस्टैंडिंग इट। इसमें दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, तो कुछ समझ में आई? ओके। फंक्शन ओरिएंटेड में अगर देखा जाए तो इसमें देखा जाता है टेक्स्ट को कि वो कब और कहाँ ट्रांसलेट की गई और उसको किस कौन से इन्फ्लुएंसेस थे उसके ऊपर जिसकी वजह से वो ट्रांसलेट की गई। टेक्स्ट को खुद नहीं देखा जाएगा, उसको कॉन्टेक्स्ट देखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि वो किन हालात में किन जगहों पे ट्रांसलेट की गई। ठीक है, तो जब हम हैमलेट को देखेंगे तो अगर हैमलेट को ट्रांसलेट करेगा तो हर इंसान उसको अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी ट्रांसलेट करेगा। अरब और हमारा जो माशरा है वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माशरा है, इस्लामिक माशरा है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जब हमारे पास टेक्स्ट या कार्टून्स या फिल्म्स डब की जाती हैं तो वो बहुत सी चीज़ें उसमें से हटा दी जाती हैं। वी एलिमिनेट दोज थिंग्स विच आर नॉट बीइंग प्रैक्टिस्ड, वी डोंट गिव इट
कि भाई हम ये नहीं कह रहे, हम यहाँ डिबेट पे नहीं आ रहे कि थिंग्स आर बीइंग प्रैक्टिस्ड और नॉट, और हमें पता नहीं है, नहीं. When we are going to translate it, we will going to follow these things if culturally they are not acceptable. If they are acceptable, so then we will be working on when, where and what were the influences. अगर शेक्सपियर का कोई ड्रामा है, हैमलेट है फर्ज करें, उसको आपने ट्रांसलेट किया, ठीक है, तो आप उसके देखेंगे कि वो जिस जिस टाइम पे वो ट्रांसलेट किया गया, उसको किस तरह से ट्रांसलेट किया गया, उसके कौन से इवेंट्स थे, कौन सा टाइम था, ठीक है, कौन से सोशियो कल्चरल उसके एस्पेक्ट थे, ठीक. यस लेकिन मैम, अगर क्या नीड्स थी उस वक्त की कि उसको ट्रांसलेट करने की नीड आई? जी मैम नीड्स भी देखेंगे, रीजंस भी देखेंगे. यस, ठीक है, लेकिन अगर उसी टेक्स्ट को आप पाकिस्तान में करेंगे, अगर रोमियो एंड जूलियट को कर लेते हैं, तो उसमें ऐसे कुछ होंगे एस्पेक्ट्स जो आप आम फहम लोगों को नहीं देंगे, एक सिंपल जो आपकी टेक्स्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे नहीं वो चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस की जाती फ्रीली, ठीक है, तो वो चीज़ें फिर आप एलिमिनेट कर देंगे. तो आप क्या कर रहे हैं, आपने एक उठाया कि भाई जो उस अब आपने क्या किया, एक टैक्स आपने उठाई जो कि उसी कल्चर में है, ठीक है, और एक उठाई जो उस कल्चर की नहीं है. तो यूं भी आप एक तरह से देख सकते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ओरिएंटेड. अब यहाँ पे उसका फंक्शन यही आ गया कि एक तरफ तो वो अपना पूरा फंक्शन जो है वो पूरा कर रही है, सही, कि व्हाट इट्स डूइंग, पर्पस उसको सेम एज सैम जो उसका टेक्स्ट है वो उसको वो बता रहा है, और किस टाइम में हुआ है, क्यों हुआ है, किस नहीं हुआ. थोड़ा सा जब आपका कल्चर चेंज हो जाता है तो हम थोड़ी सी चीज़ें हाइड कर देते हैं और फिर उसके कॉन्टेक्स्ट और कल्चरली एस्पेक्ट को सामने ले आते हैं, बजाय उसके मेन टेक्स्ट को सामने लाने के, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग. यस मैम. Okay. Now we come to the third objective, which is part and branch, okay, of descriptive translation and studies of Holmes in Holmes framework is process oriented, okay. This framework is concerned with the psychology of translation. It is concerned with trying to find out what happens in the mind of a translator, ठीक है, working from the cognitive perspective, includes think aloud protocols where recordings are made of translators verbalization of translation process as they translate, ठीक है. मुझे चाय चाहिए, इसको जल्दी से ट्रांसलेट करिए. I am giving you the task to translate it. मुझे चाय चाहिए. How would you translate it? जाग जाइए class. I would like to have a tea, Okay. और or I want tea. okay. आसिया ठीक है. और बताइए. सब बताइए. I सब want tea. I want tea. ठीक. और any other person? है तो ज्यादा पानी आता है, सड़कों पे घुसते अपने अवाम के दरमियान घुस. तो you और कोई बताए.
तो what you guys did when you were translating this thing? क्या कर रहे थे, क्या दिमाग में चला आप लोगों के? मुझे चाय चाहिए के लिए आपके दिमाग में क्या चला? आप मैम थॉट थी, एक सही। थॉट। और मैम उस थॉट को हमने एक फ्रेमवर्क दिया, फिर उसको अप्लाई किया, देन उसको डिलीवर कर दिया। ठीक है। तो वी हैड 2 सेंटेंसेस, ठीक है। एक बताया आसिया ने, आई थिंक निसा या आसिया ने बताया कि आई वॉन्ट टी, आई वुड लाइक टू हैव टी, एंड देन अनदर वन वाज आल्सो आई वॉन्ट टी, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग इज हियर कि यहाँ पे प्रोसेस ओरिएंटेड डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशंस फ्रेमवर्क में ये होता है कि हम साइकोलॉजी ऑफ अ ट्रांसलेटर पे बात करते हैं, ठीक है। वो किस तरह से काम कर रहा है उसका माइंड जब वो ट्रांसलेशन कर रहा है, ठीक है। इसको बकायदा रिकॉर्ड किया जाता है इस प्रोसेस को, और वो जो है वो क्या करता है, डज ही थिंक्स अलाउड, डज ही थिंक्स इनवर्डली, या फिर वो बोलता है, लिखता है, क्या करता है, उसको जो भी प्रोसेस चल रहा है ट्रांसलेशन करने के दौरान, हम उस चीज़ को इस पर स्टडी करते हैं, या उस चीज़ के बारे में हम इस बारे में इसका कंसर्न होता है। तो अब जब मैंने बोला कि मुझे चाय चाहिए, तो इसका एक तो वो क्या चाहेगा, एक अच्छा ट्रांसलेटर क्या चाहेगा, इसका क्या ट्रांसलेशन चाहेगा? Authentic translation. हाँ, और मैम आई बिलीव ट्रांसलेटर का जो टारगेट होगा वो ये होगा कि वो जो टारगेटेड लैंग्वेज जिसमें ट्रांसलेशन वो कर रहा है, उस लैंग्वेज के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है कि मुझे चाय चाहिए, ये जो है वो सूटेबल होना चाहिए। यानी उसका ये टारगेट है कि जो रीडर इसे पढ़ रहा है उसे पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगे, तो वो चाहेगा कि बेस्ट जो है वो एक्सप्रेशन यूज किया जाए। वेरी गुड। वो यह चाहेगा कि भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक तो उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का काम भी पूरा हो जाए, सेंस भी आ जाए उसमें, और रीडर को भी उससे ज़्यादा जो है वो एलियनेशन फील ना हो। तो दैट्स व्हाट गोज ऑन व्हेन अ ट्रांसलेटर इज ट्रांसलेटिंग, ठीक है ना। तो दैट प्रोसेस इज what we are going to, is concerned with the process oriented descriptive translation studies. तो अब उसके पास आपके पास 3-4 जुमले आ जाते हैं whenever हम कहते हैं कि मुझे चाय चाहिए, तो I want tea, I would like to have tea, I need tea, get me some tea, something like that, जो भी उसको समझ में आ रहा है। तो हम उस चीज़ को जब स्टडी करते हैं तो हम ये प्रोसेस ओरिएंटेड डिस्क्रिप्टिव ट्रांसलेशन स्टडीज के ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हैं। अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। ओके। थ्योरेटिकल। अब हम थ्योरेटिकल जो हमने पार्ट डिस्कस किया था उसके हम सब डिविजन्स में आ जाएंगे। वो जो हमने यहाँ गए थे दिस हेयर प्योर में, थ्योरेटिकल में जनरल, तो जनरल है, ठीक है, जो भी थ्योरीज हैं जनरल, ठीक है। तो उसके पार्शियल्स में हमारे पास आ जाती हैं मीडियम रिस्ट्रिक्टेड, एरिया रिस्ट्रिक्टेड, रैंक रिस्ट्रिक्टेड, टेक्स्ट टाइप रिस्ट्रिक्टेड, टाइम रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड। और ये सब जो है हम उसको वन बाय वन अब देखेंगे, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी दीज, ठीक। Medium restricted theories subdivide
divided according to the translation by machine and humans, with further subdivision according to whether the machine and computer is working alone, automatic machine translation, or as an aid to the human translator, ठीक है, computer assisted translation, to whether the human translation is written or spoken, or to whether spoken translation interpreting is consecutive और स्टिमुलस साइमल्टेनियस, ठीक है जी। ये है। तो अब जब हम मीडियम रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज पे आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ जो हम बात करते हैं प्योर ब्रांच में ही, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो ट्रांसलेशन की गई है वो कैसे की गई है, मशीन के ज़रिए की गई है, ठीक है, ह्यूमंस के ज़रिए की गई है, ठीक है, या ऑटोमेटिकली ही ट्रांसलेट कर दी गई है, ह्यूमन ने मशीन के ज़रिए की है, ठीक है। इस चीज़ को जब हम करते हैं तो वो मीडियम रिस्ट्रिक्टेड थियोरीज में आता है। कोई एग्जाम्पल है जहन में इसका? हम मशीन के जरिए कैसे की? मशीन के ज़रिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं? मैम जैसे गूगल ट्रांसलेटर। लेकिन मैम उस टाइम तो गूगल ट्रांसलेटर नहीं था ना, जब से ट्रांसलेशन आई है, मतलब इतना एडवांस दौर तो नहीं था, इंटरनेट का टाइम नहीं था, और ट्रांसलेशन तो मैम बहुत पहले से ये हो रही है। होम्स की बात कर रहे हैं ना, हम होम्स को पढ़ रहे हैं, हम पुराना नहीं पढ़ रहे जवेरिया, हम होम्स को पढ़ रहे हैं, इसका लेटेस्ट है, ये तो बहुत लेटेस्ट है, ठीक है। ये मैम मैं ये चीज भूल गई थी कि हम उसी की थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए आ अभी रहे तो हम हैं। थियोरीज पढ़ना स्टार्ट हो गए, हम तो बहुत लेटेस्ट थियोरीज आएंगे, ठीक है। मैम इसमें ये निकल गई कि मैं एक्चुअली जर्नल क्वेश्चन नहीं तो चली गई थी बिल्कुल। हाँ सही। It also deals with the whether the human translation is written or spoken, or to whether the spoken translation is consecutive or simultaneous, ठीक है जी। I will start a next meeting because it's getting, या बंद हो रहा है ये, तो अभी हमारे पास जैसे एक एग्जाम्पल आ गया, तब तक वो यही है कि गूगल ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। देन जाहिर सी बात है, इट वाज ऑलरेडी दैट एल्गोरिथम वाज ऑलरेडी प्रेजेंटेड ऑन विच इट्स एप्स हैव बीन डेवलप्ड नाउ, तो ये अच्छा खासा अरसे से था, पीपल वर डूइंग इट, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस अदर थिंग कि वो ये भी बताता है कि ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन कैसे हो रही है, कंप्यूटर असिस्टेंट ट्रांसलेशन क्या हो रही है, तो वो यू हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है। ये आपके लिए एक, इतना समझ में आ गया है ना आप लोगों को? मीडियम रिस्ट्रिक्टेड थ्योरीज आ गई समझ में? यस मैम समहाउ आ गई। ओके ओके, चलो। मैम नेक्स्ट सेशन तो अब कल होगा ना? आज ही कर लेते हैं, बेटर है, so you guys can enjoy your next day.